हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 24 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ आज जो जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं, रेगुलरली उस इंफॉर्मेशन को आपको जो है वो देखना है, ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, और जो भी गाइडलाइंस मैं आपको देता हूं उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा। 100% गारंटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइज, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था अपने, तो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या स्टेट सिविल सर्विसेज। इसका प्रूफ भी नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, प्रूफ वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद कि मैं जो टॉपिक्स यहां पर कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस जो है सिविल सर्विसेज का, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स यहां पर कवर किए जाते हैं, जिससे कि आपको गारंटीड सक्सेस मिले। तो जरूर जो है वो फॉलो कीजिए रेगुलरली लेक्चर्स को। और अगर आप नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका काफी ज्यादा फायदा होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसकी फीस भी बहुत कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, करंट अफेयर्स की जो अभी आप देख रहे हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है रिविजन के लिए। आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको 150 क्वेश्चंस मिनिमम प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपको इसका सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो आपको मिल जाएगा, सैंपल देख लीजिएगा, राइट, कि कैसे कैसे आपको पेड कोर्स में किस प्रकार से मटेरियल दिए जाते हैं, राइट। तो ये चीज थी। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे एसएमएस करके या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। आप नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी 110% विद इन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। और चलिए फिर अब आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात करेंगे 2020 बुकर प्राइज के बारे में, बुकर पुरस्कार के बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना पुरस्कार जो है वो किसको मिला है और किस पर्पज के लिए मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए, शुगी बेन एक नॉवल है, डेब्यू नॉवल हम लोग को देखने को मिल रही है। ये नॉवल है डगलस स्टुअर्ट की। तो डगलस स्टुअर्ट को इनकी इस नॉवल के लिए ये बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा बुकर प्राइज क्या है? एक लिटरेरी अवार्ड है, एक साहित्यिक पुरस्कार ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिटरेचर्स होती हैं उन्हीं में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि हर साल एक सिंगल बुक को ही अवार्ड मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये बुक ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश में, और ये यूके या आयरलैंड में पब्लिश होने वाली बुक्स को ही प्रोवाइड किया जाता है ये पुरस्कार, राइट। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सिर्फ इतनी सी डिटेल आप लोग को ध्यान में रखनी है इस बुकर प्राइज से रिलेटेड, इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे की चर्चा करें, तुंगभद्रा पुष्करालू के बारे में यहां पर बात हो रही है। तुंगभद्रा पुष्करालू, तो ये क्या है? तो ये एक 12 दिवस का, 12 डेज का फेस्टिवल है ये, राइट, याद रखना है आपको। और देखो, तुंगभद्रा नदी का नाम है, तो आप बिल्कुल क्लिक कर जाओगे एकदम से कि ये नदी को ऑनर करते हुए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है, नदी को सम्मान करते हुए ये त्योहार मनाया जाता है ना, तुंगभद्रा पुष्करालू। बट एक्चुअल में पुष्करालू की बात करें अपन या पुष्करम की बात करें, तो ये जो फेस्टिवल है ये रिलीजियस फेस्टिवल है। ये हमारी कंट्री की 12 मेजर नदियां जो हैं उनको सम्मानित करते हुए ये त्योहार मनाया जाता है। और अभी जो मनाया गया ये तुंगभद्रा पुष्करालू हम लोग को देखने को मिल रहा है। 12 दिवस का ये फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। जब जुपिटर एंटर करता है कैप्रिकॉर्न में, यानी कि मकर राशि में, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल की महत्वता की अगर हम लोग बात करें, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है,
तो 12 साल में ये इवेंट एक ही बार आता है और इस दिन कहा जाता है कि जिस भी इंडिविजुअल ने इस समय पर, जिस समय जो बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जिस समय ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो उस समय अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं नदी में, तब उनके सभी पाप जो है वो धुल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं वो पाप से। राइट, तो ये चीज है इसके बारे में, जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। सिर्फ सिंपल सी इतनी सी चीज है। राइट, और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, अब डिस्कस करेंगे वर्ल्ड फिशरीज डे के बारे में। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये विश्व मत्स्य दिवस? तो याद रखिएगा 21 नवंबर को, 21 नवंबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे। और इस समय सभी मछुआरे जो होते हैं, मछली पालक जो होते हैं, और जो भी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, संबंधित हितधारक जो होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री से संबंधित, तो ये सभी को एक साथ रखा जाता है। यानी कि इनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इनकी सॉलिडारिटी को, एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए ये 21 नवंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। सिंपल तौर से याद रखना कि इस दिन वर्ल्ड फिशरीज डे में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग फिशिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। राइट, और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, जब वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिला था। उसी समय शुरू किया गया था वर्ल्ड फिशरीज फोरम को, जहां पर 18 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इन्होंने साइन किया था एक डिक्लेरेशन जो कि सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड था, कि फिशिंग कहीं पर भी हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। राइट, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। सिंपल सी बात बस ये याद रखनी है कि वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिवस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग फिशिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जाता है और टारगेट किया जाता है कि फिशिंग जो है वो सस्टेनेबल मैनर से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो। राइट, तो ये चीज है। उसकी बात करें गाइस, तो इंडिया के अंदर पहली बार यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है कि एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जाएगी रेडिकलाइजेशन जो इंडिया में होता है उसके स्टेटस के ऊपर, भारत में कट्टरता की स्थिति के ऊपर पहली बार शोध अध्ययन होगा, रिसर्च स्टडी हम लोग को देखने को मिलेगी। राइट, और स्टडी जो है वो अटेम्प्ट कर रही है कि लीगल तौर पर डिफाइन किया जाएगा रेडिकलाइजेशन को, कट्टरता को लीगल तौर पर डिफाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ ये उआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस टॉपिक को पहले भी मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क दिया ये वाला टॉपिक, और वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा कि किस डेट को मैंने ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाया हुआ है। राइट, तो लास्ट में होमवर्क में आपको ये मिल जाएगा कि किस डेट पर पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो उस डेट पर जाकर देख लीजिएगा। बाकी आज का आपका एक टास्क है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आपको पढ़ना है। राइट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको ड्रैकोनियन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत कई बार मतलब जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स जो होते हैं, तो वो कई बार अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को या उनके कलीग्स वगैरह को जेल वगैरह में बंद करा देते हैं इस पर्टिकुलर कानून के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ये जब रेडिकलाइजेशन को लीगल तौर पर जब डिफाइन किया जाएगा, तब देखने को यह भी मिल सकता है कि उआपा को अमेंड किया जा सके, क्योंकि उआपा के अमेंडमेंट को भी सजेस्ट करेगी है। अब जो अप्रूवल दिया है, एक रिसर्च जो कंडक्ट होगी, राइट, और स्टडी जो होगी वो रिलीजन न्यूट्रल बेस्ड होगी और ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित स्टडी होगी। और जो ऑलरेडी केसेस जो हुए हैं उआपा के तहत या रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड, तो उसको देखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करेगी है। और रेडिकलाइजेशन जो है गाइस, अभी तक हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि कट्टरता की अगर अपन बात करें, तो अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया था, इसको डिफाइन नहीं किया गया था लीगल तौर पर। राइट, बट अब इसको लीगल तौर पर डिफाइन किया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है। और जब मतलब अभी तक जो रेडिकलाइजेशन को लीगली डिफाइन नहीं किया गया था, तो उस पीरियड में पुलिस जो है वो इस चीज का गलत उपयोग भी करती थी, मिसयूज भी करती थी इस चीज को। और आज की डेट में उआपा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हम लोग को देखने को मिलता है, ड्रैकोनियन लॉ के नाम से इसको जानते हैं, तो इसलिए भी इसके अमेंडमेंट की आवश्यकता है। तो आगे चल के देखेंगे अपन कि क्या इसकी रिपोर्ट आती है रेडिकलाइजेशन के ऊपर बेस्ड, तब उस पर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए मेनली जो आपको फोकस करना है, ये तो ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेडिकलाइजेशन जो है एट प्रेजेंट डिफाइंड नहीं है लीगली, इसको भी डिफाइन करने की प्रोसेस चल रही है। और उआपा के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लेक्चर के एंड में होमवर्क दिया है, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा किस डेट पे मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। न्यूज की बात करें गाइस, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा ट्रैकिंग फैसिलिटी कुछ समय के लिए हम लोग को देखने को मिल सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रही है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है कि इंडियन ट्रैकिंग फैसिलिटीज को टेम्पररी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में प्लेस किया जाएगा।
और इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, स्पेस लाइफ साइंस जैसी फैसिलिटीज मौजूद होने वाली हैं। और ये बेसिकली इंडिया ने अभी प्लानिंग कर रखी है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की। मिशन गगनयान, आपको नाम याद आ रहा होगा, तो इसका ये काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी ये वाली चीज। और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज मिलकर जो स्पेस कॉपरेशन में जो काम कर रही है, यानी कि स्पेस की फील्ड में जो काम कर रही हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में स्पेस कॉपरेशन जो देखने को मिल रहा है, तो उसके बैकग्राउंड को देखें तो 2012 में दोनों कंट्रीज के बीच में एक एमओयू, फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुई थी स्पेस कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड। तो इसी एमओयू के तहत दोनों कंट्रीज मिलकर स्पेस की फील्ड में काम करती हैं। तो ये बस बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। इस न्यूज में बात हो रही है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, अंतर संसदीय संघ के बारे में। तो इसको जानते हैं। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स का, कि पूरे दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्स हैं और वो इनका हिस्सा है अगर आईपीयू का, तो वो जो है वो यहां पर मौजूद रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में, एक छोटा सा ग्रुप था पार्लियामेंटेरियंस का, उन्होंने शुरू किया था इसको, कि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और डायलैक्ट्स के थ्रू, यानी कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सबको इकट्ठा किया जाए एक जगह पे और बातचीत की जाए, विचार किया जाए, जिसके चलते पीस को हम लोग प्रमोट कर सकें, शांति को प्रमोट कर सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। इसमें आज की डेट में 179 मेंबर पार्लियामेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं और भी काफी भारी मात्रा में पार्लियामेंटेरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि साथ में मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, ये इसका स्लोगन है, नारा है। इसके अलावा इनका मेन पर्पस क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करना, इंस्टीट्यूशंस को, वैल्यूज को, और पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस साथ में मिलकर काम करते हैं लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए, लोगों की जो आवश्यकता वगैरह जो होती है उसको फुलफिल करने के लिए। और इसको फाइनेंसिंग किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड वगैरह कहां से आते हैं, तो जो मेंबर कंट्रीज जो होती हैं, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट जो रहती हैं, तो वो पब्लिक फंड का इस्तेमाल करती हैं इसको चलाने के लिए, तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। ये अभी चर्चा में इसलिए था, न्यूज में इसलिए था, क्योंकि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये एट प्रेजेंट इलेक्ट हुए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर आईपीयू के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के, राइट। और 3 सालों का टेन्योर होगा इनका, 3 इयर्स के टर्म के लिए ये इलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो ये बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस चर्चा करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में। तो क्या है ये, इसको जानते हैं इजी तरीके से। पहले मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं इनर लाइन परमिट के बारे में। तो देखिए कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। अगर कोई इंसान, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी, 4 राज्यों को इस इनर लाइन परमिट सिस्टम का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। तो ये जो 4 राज्य हैं वो कौन से वो भी बता ही देता हूं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इन 4 राज्यों में अगर जैसे कि मुझे जाना है, मैं इन 4 राज्य में जाकर विजिट करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, तो इन राज्य में जाते समय, यानी कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पर रहने के लिए, वहां पर घूमने के लिए मुझे आईडी की आवश्यकता होगी, और ये आईडी जो है वहां की सरकार बना के मुझे देगी। उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। ऑनलाइन भी बन सकती है ये, ऑफलाइन भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर भी बनवाई जा सकती है। तो ये चीजें और कुछ नहीं। स्टेट के अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ मतलब अप्रूवल की आवश्यकता होती है, और उसी को इनर लाइन परमिट जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इतनी सी बात है, और इसको अपन थ्योरी में पूरा देखते हैं, समझते हैं। बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो 7 मेघालय के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली एक मूवमेंट कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते ये चाह रहे हैं कि ब्रिटिश एरा के समय से जो इनर लाइन परमिट सिस्टम जो चल रहा है एंट्री के लिए, उसको मेघालय में भी लागू किया जाए, राइट। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रद्द किया जाए मेघालय से। तो ये इनकी डिमांड है, इसलिए ये इनर लाइन परमिट न्यूज में था। तो देख लेते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। बेसिक आइडिया तो आपको लगी है ना कि क्या है ये। सिर्फ एंट्री का एक हम लोग को परमिट देखने को मिलता है, कि किसी भी इंसान को अगर एंट्री चाहिए होती है राज्य के अंदर, तो उसको ये परमिट दिखाना होता है। और हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, नाम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यहां पर अगर कोई व्यक्ति जाते हैं, राइट, विजिट करते हैं या रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो उनको इसको दिखाना पड़ेगा, राइट। ऐसे लोग जो नॉन नेटिव हैं, यानी कि वो उस राज्य के निवासी नहीं है, तो वो लोग अगर जाएंगे इस राज्य के अंदर, तो उनको ये इनर लाइन परमिट जो है वो लेना पड़ेगा।
और ये कौन इशू करती है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, यानी कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट की गवर्नमेंट इशू करेगी। देखो वैसे तो हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया, राइट, कहीं भी जा सकते हैं, बट ये 4 राज्यों में जब हम लोग एंटर करेंगे तब उसके लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहां तक बातें? और मेंशन करना होगा कितने दिन रुकना है, किस क्षेत्र में रुकना है, राइट। तो वो सब चीजें होती है इस इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए और ऑफलाइन भी, इन पर्सन भी अप्लाई किया जा सकता है। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इनर लाइन परमिट जो है ये एक एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। ये पहले कानून था, तो उसके बाद फिर इनर लाइन परमिट लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए जिसके चलते ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ एरियाज पर इंडियंस की एंट्री हो, और इंडियंस को वो बेसिकली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहा करते थे, यानी कि ये जो रूल्स था उसके अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिखा हुआ था, यानी कि इंडियंस, बट लिखा था ब्रिटिश सब्जेक्ट। बाद में जाकर इस ब्रिटिश सब्जेक्ट को हमने चेंज करके सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया 1950 में। तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ये कानून। क्यों लेकर आए थे? तो देखो ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया में? ट्रेड के लिए आए थे, राइट, यहां बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। अब ये नहीं चाह रहे थे कि इंडियन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर ट्रेड करें, राइट, तो उन क्षेत्रों को ये जो रेस्ट्रिक्ट कर देते थे कि वहां पर इंडियंस की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिश क्राउन इंटरेस्ट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम लेकर आए थे इनर लाइन परमिट का, राइट। बाद में जाकर हम लोगों ने इस सिस्टम को स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो मौजूद हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रख दिया कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, जो कुछ चुनिंदा स्टेट जहां पर ये हम लोग को देखने को मिलता है इनर लाइन परमिट सिस्टम, तो वहां पर मौजूदा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम को रखा है, राइट। बट अभी मेघालय डिमांड कर रही है कि मेघालय में भी ये सिस्टम लाया जाए। अच्छा, क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही ये इनर लाइन परमिट होता है क्या? राइट, यानी क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन जो ये 4 राज्यों के नहीं है या फिर जो नॉन आईपीएल स्टेट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो जो सिटीजन हैं तो क्या वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होता है या फॉरेनर सिटीजन के लिए अप्लाई होता है? तो याद रखना सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए। फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए क्या होता है? तो फॉरेन टूरिस्ट को सिंपली बस रजिस्टर करना होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में, बट अरुणाचल प्रदेश में उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करती है, राइट। तो ये वाली चीज है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको थोड़ी सी, इसको ऐसा समझना, अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बिल्कुल एंड में है, राइट। तो इसीलिए वहां पे ऐसा समझना कि वहां पर उस क्षेत्र पर टूरिस्ट को अगर जाना है तो उसके लिए टूरिस्ट को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। बाकी जो दूसरे 3 हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम चलता है, तो वहां पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट, सिंपल सी चीज। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इंडियन टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी है कि उनको इन 4 राज्यों में जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो देखो आप, ये तिब्बत की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये चाइना का ऑटोनॉमस रीजन हम लोग को देखने को मिलता है, तिब्बत, राइट। तो देखिए क्या होता है, हम लोग जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं कि एक कंट्री के अंदर मौजूद जो सिटीजन्स हैं जो वोट देते हैं, राइट, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और फिर वो कानून वगैरह बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं सिटीजन्स के लिए, राइट। जैसे कि हमारी कंट्री की बात करें तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं, है ना। तो ये चीज हम देखते हैं। बट तिब्बत के केस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आपको पता है कि तिब्बत से जिन लोगों को निकाला गया था, देश निकाला हुआ था जिन लोगों का, यानी करीब 1,30,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये तिब्बतियंस हैं जिनको तिब्बत से निकाला गया था। और ये जो लोग अलग अलग जगह पर रह रहे हैं ना, ये लोग भी इलेक्शन करते हैं, यानी कि अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, और इनका भी एक पार्लियामेंट है, राइट। और इस पार्लियामेंट को अपन कहते हैं तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, यानी कि जिन लोगों का देश निकाला हुआ था, जो लोग एग्जाइल हम लोग को देखने को मिले थे, तो उन लोगों की पार्लियामेंट है ये। तो ये जो लोग हैं तिब्बतियंस अलग अलग जगह पर जो रह रहे हैं, इन्होंने भी अपनी एक पार्लियामेंट बना रखी हुई है। तो देखिए कितनी शानदार चीज है ये,
राइट। और इंडिया में और दूसरे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोस्टा रिका, फ्रांस, मैक्सिको, मंगोलिया, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड और भी दूसरी कंट्रीज में ये तिब्बतियंस रह रहे हैं। और इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा तिब्बतियंस है। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसको हम कहते हैं तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, जिसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में। धर्मशाला कहां पर है? हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर कंगरा डिस्ट्रिक्ट में ये धर्मशाला है, तो वहां पर इनका हेडक्वार्टर है, राइट। और इनका इलेक्शन जो है वो अगले साल होने वाला है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और इस पार्लियामेंट के अंदर यानी कि तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, TPIE, इसके अंदर कौन कौन लोग रहते हैं? तो स्पीकर्स होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जो कि हेड होते हैं इसके तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के। और 16वीं तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल जो थी उसमें 45 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे, जिसमें 10 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हर एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को तिब्बतियन प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती है, यूसैंग, धोतो और धोमी, इसका शायद प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, धोतो और धोमे, धोमे इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये जो प्रोविंस है तिब्बत की, तो हर एक प्रोविंस से 10-10 रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाता है। फिर जो 4 स्कूल्स हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के, उन चारों स्कूल में से हर एक स्कूल से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता है। और 2 रिप्रेजेंटेटिव को तिब्बतियन कम्युनिटीज जो हम लोग को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलती हैं, यानी कि 2 नॉर्थ अमेरिका और 2 यूरोप से, तो इनको लिया जाता है। और एक ऑस्ट्रेलेशिया और एशिया, जिसमें नेपाल, इंडिया और भूटान नहीं आती हैं, इनको छोड़कर यहां के जो लोग हैं, यहां पर इस क्षेत्र में रहने वाले जो तिब्बतियंस हैं, तो उनमें से इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये चीज है इनकी, ये हम लोगों ने कंपोजिशन देखा इसके अंदर। इसमें तिब्बतियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? तो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को तिब्बतियन गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, जिसको द चार्टर ऑफ तिब्बतियन इन एग्जाइल, तो ये जो चार्टर है इस पर ये पूरा काम करते हैं। और 1991 में जो कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्टिंग कमेटी आई थी, जिसको सेटअप किया गया था दलाई लामा के द्वारा, और ये प्रिपेयर किया गया चार्टर तिब्बतियंस इन एग्जाइल के लिए। और फिर दलाई लामा ने अप्रूवल दिया था इस चार्टर को 28 जून 1991 में। तो 1991 से ही ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका एक चार्टर है, जिसके ऊपर बेस्ड ये पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस, पूरे रूल्स रेगुलेशंस इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा कौन वोट कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ तिब्बतियंस जो कि तिब्बत से बाहर रह रहे हैं आज की डेट में, जिनका देश निकाला हो गया एग्जाइल में, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो ही सिर्फ यहां पर वोट दे सकते हैं। और वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों की यहां पर बात हुई, यहां पर जब हम कंपोजिशन की चर्चा कर रहे थे, तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली जो तिब्बतियन कम्युनिटीज हैं, वो नॉर्थ अमेरिका के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है पहली, ये चीज हमने देखी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा ये अपने प्रेसिडेंट को भी चूज कर सकते हैं, तो ये वाली चीज भी वोटिंग पावर के अंदर इनकी हम लोग को देखने को मिलती है। इनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है? तो 2 राउंड होते हैं इनके इलेक्शन के। पहले राउंड के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होता, राइट, यानी कि कोई भी ऐसा चेहरा सामने नहीं आया होता। पहले राउंड में इन लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग, यानी कि लोकल एरियाज पर जहां पर भी तिब्बतियंस रह रहे हैं, उस क्षेत्र पर जिन्होंने भी कैंपेनिंग करी होगी, यानी कि जिन्होंने जो भी लोग सामने आए होंगे कि उनको खड़ा होना है इलेक्शन में, तो जिन लोगों ने भी कैंपेनिंग करी होगी, तो वो जो खड़े हुए थे रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर्स, तो उनको लोग बाग जो है वो वोट दे सकते हैं। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, लोग बाग जो है वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। स्पेशली वो डिपेंड करता है कि कौन लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जो लोग कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको वोट दिया जाता है तिब्बतियंस के द्वारा, राइट। फिर जब दूसरा राउंड जब सामने आता है, क्योंकि पहले राउंड के अंदर क्या चीज देखी जाती है कि कितने वोट जो है वो भारी मात्रा में लोगों के बीच, जैसे कि मान लेते हैं पहले राउंड में 4 लोग खड़े हुए, अब 4 लोगों में से टॉप 2 लोग जो हैं, यानी कि टॉप 2 हम लोग को जो देखने को मिलेंगे, इनके पास सबसे ज्यादा वोट सामने आए हैं, तो फिर उनको सेकेंड राउंड में भेजा जाता है। और सेकेंड राउंड इसका अप्रैल हम लोग को 11 को देखने को मिलेगा अगले साल, राइट। तो सेकेंड राउंड में इन दोनों लोगों का इलेक्शन कंडक्ट होगा, और इलेक्शन होने के बाद जो भी जीतेगा तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर इलेक्ट होगा। तो ऐसी चीज होती है कि टॉप 2, यानी कि जितनी भी वोटिंग्स हुई हैं, तो उनमें से टॉप 2 सबसे ज्यादा मात्रा में जिनके पास वोट आए हैं, तो उनको फिर चूज किया जाता है, सेकंड राउंड में उनको भेजा जाता है। तो ये वाली चीज है इनकी, सिंपल सी। अच्छा, इनकी एक कैबिनेट भी होती है, इनकी कैबिनेट को क्या बोलते हैं? कशाग। ये चीज याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कशाग क्या है, किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना ये तिब्बतियन इन एग्जाइल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी ये कैबिनेट है, राइट। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल की कैबिनेट कशाग। और ये सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं,
इनको हेड किया जाता है सिक योंग के द्वारा। सिक योंग अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिटिकल लीडर को सिक योंग कहा जाता है, जो कि हेड होते हैं इसके कैबिनेट के, राइट। और ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एग्जाइल टिबेटियन पॉपुलेशन के द्वारा। और बात करें कि 7 कलोन्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो हेड है सिक्योंग, ये पॉलिटिकल लीडर, ये नॉमिनेट करते हैं 7 मिनिस्टर्स को, 7 कलोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिस्टर्स यानी कि कलोन्स। तो ये सब टर्म्स थोड़े याद रखने वाली बात है, राइट। इसके अलावा कशाक का जो टेन्योर होता है वो 5 सालों का हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि जनरली हमारे इंडिया में भी 5 सालों की जो लीडर का जो टर्म होता है ना, तो वैसे ही ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, क्या कोई कंट्री रिकॉग्नाइज करती है इनको, इस पार्लियामेंट को? तो नहीं, कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है इस पार्लियामेंट को, नॉट इवन इंडिया ऑल्सो। बट हाँ, सपोर्ट जरूर किया जाता है काफी सारी कंट्रीज के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स भी और इवन यूरोपियन नेशंस भी, तो ये डायरेक्टली डील करती हैं सिक्योंग के साथ, यानी कि इनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, और भी दूसरे जो तिब्बतियन लीडर्स हैं उनके साथ वेरियस फॉर्म्स में, फोरम्स वगैरह में डील करती हैं, राइट। यूएसए भी, यूरोपियन नेशंस भी। और ये जो पार्लियामेंट है ये क्लेम करती है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेट तरीके से इलेक्शन इनका देखने को मिलता है। इनका चार्टर भी जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चार्टर है, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो तिब्बतियंस रह रहे हैं एग्जाइल में, राइट, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, जिनका देश निकाला हुआ है, तो उनके जो भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको यहां पर उठाया जाता है। और उनकी मतलब जिस जगह पर वो रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो, तो उसके लिए ये आवाज उठाते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, मई 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी जब हुई थी, तब उस समय सिक्योंग, लोब्सैंग संगे, ये इन लोगों ने अटेंड किया था, राइट। तो हम लोगों ने तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के लीडर्स को भी बुलाया था, इनवाइट किया था, और उन्होंने अटेंड किया था ओथ टेकिंग सेरेमनी को इंडिया के अंदर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड स्पेशली टर्म्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में एक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है कि आपको जानकारी है कि नहीं। तो अच्छे से ये पूरी चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी तक हम लोग कोरोना वायरस से दुनिया को बचा नहीं पा रहे, और लगातार नए नए वायरसेस न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक डेडली खतरनाक वायरस है चापरे वायरस, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, और ये बोलीविया में डिस्कवर किया गया है। इसका नाम चापरे इसलिए पड़ा है क्योंकि बोलीविया में जिस जगह से इस वायरस को डिस्कवर किया गया है, वो जो जगह जो थी वो चापरे नाम से हम लोग को देखने को मिलती थी, जो प्रोविंस जो थी वो चापरे नाम की थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम चापरे पड़ा है। चापरे वायरस काफी खतरनाक वायरस। और देखिए, आपको शायद याद आ रहा होगा, अभी अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, तो अपन ने कुछ दिनों पहले, मतलब 15-20 दिन हो गए इस बात को, अपन ने कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस किया था, जूनोटिक डिजीज के ऊपर वो रिपोर्ट्स थी। उसमें साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने बकायदा बताया था कि आने वाले समय में ऐसे डेडली वायरस और भी ज्यादा आने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल एग्जाम्पल उसका सामने दिख ही रहा है हम लोगों को, कि अगर हम लोगों ने चीजों को कंट्रोल नहीं किया, राइट, तो बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है। ह्यूमंस फिर बचेंगे नहीं, बहुत ही मुसीबत हो जाएगी ह्यूमंस को बचाने में, क्योंकि ये भी एक डेडली वायरस है कोरोना वायरस की तरह ही, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, बोलीविया में ये वायरस मिला है साइंटिस्ट रिसर्चर्स को। ये चापरे हेमरेज फीवर है ये, और ये होता सेम उसी वायरस फैमिली के कारण है, यानी कि जो अरीना वायरस फैमिली जो है, जिसके कारण से इबोला वायरस हुआ था, तो उसी फैमिली का ये वायरस है, चापरे वायरस इसको कहा जा रहा है, राइट। इसका नाम चापरे क्यों पड़ा, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट। और मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि इबोला वायरस का नाम इबोला क्यों पड़ा, राइट। इबोला वायरस को हम लोग बोलते हैं ना इबोला, तो उसमें इबोला नाम इबोला वायरस का क्यों पड़ा। जैसे कि इसका नाम चापरे वायरस है, वो इसलिए है क्योंकि बोलीविया में ये मिला है, राइट, बोलीविया की चापरे प्रोविंस में, तो दैट्स वाई इसका नाम चापरे वायरस रख दिया गया। तो आप इबोला के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताएं। इसके अलावा ये हैमरेज फीवर बिल्कुल ही इबोला की तरह ही है, इसमें भी पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, गम्स ब्लीड करने लगते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, आंखों के पीछे वाले हिस्से में पेन होने लगता है, राइट। और काफी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है ये, और कहा जाता है कि मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है ये, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उनको भी ये डैमेज कर देता है। तो काफी खतरनाक है ये। और किसके कारण से ये स्प्रेड होता है, फैलता है किसके कारण है, तो चूहों के कारण, रैट्स के कारण ये फैलता है। रैट्स इस बीमारी को फैलाते हैं, इस वायरस को फैलाते हैं, और रैट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है ये। जो रैट्स जो हैं, इन्फेक्टेड रोडेंट्स जो हैं, उनका जो यूरिन है, उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, राइट, तो उनके थ्रू फैलता है। या फिर जैसे कि अगर किसी इंसान को ये वायरस हुआ है और कोई दूसरा हेल्दी पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर जाएंगे,
तो सामने वाले को भी होगा। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग को देखने को मिल रही है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका क्या इलाज है? तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। सेम वैसे ही जैसे कोरोना वायरस की अभी हम लोग देख रहे हैं, कोई इसकी दवाई वगैरह नहीं है, राइट। इसमें पेशेंट्स को वो बॉटल चढ़ा दी जाती है, इंट्रावीनस फ्लूइड्स चढ़ाया जाता है पेशेंट को, राइट। हाइड्रेट रखी जाती है उसकी बॉडी। अगर उसको पेन वगैरह होता है तो उसको पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ सपोर्टिव केयर है। जैसे कि कोरोना वायरस में हम देखते हैं कि सिर्फ सपोर्टिव केयर होता है, तो वैसे ही इसमें भी सिर्फ पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है। ये खतरनाक क्यों है, मतलब ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? तो जैसे कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स अभी तक कोरोना वायरस की जड़ पकड़ नहीं पाए कि यार ये कोरोना वायरस को खत्म कैसे करेंगे, राइट। तो उसकी वो जड़ पकड़ नहीं पाए, वैसे ही कुछ इस वायरस का भी केस है। इस वायरस में भी बहुत मुसीबत आने वाली है साइंटिस्ट रिसर्चर्स को ये पकड़ने में, इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए, कैसे इस वायरस को जो है वो सप्रेस किया जाए, तो वो मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं होता है, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, राइट। और पर्सन जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क में वही लोग आते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, राइट। और ये डिजीज जो है ये ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन पर फैलती है। स्पेशली अगर बात करें साउथ अमेरिका पे ये डिजीज फैलेगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि साउथ अमेरिका में स्मॉल ईयर्ड पिग्मी राइस रैट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि कॉमनली वहां पर पाए जाते हैं, चूहे कॉमनली वहां पर पाए जाते हैं, राइट, साउथ अमेरिका में। तो वो कहा जा रहा है कि वहां पर ये ज्यादा फैलने के इसके चांसेस हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इस वायरस से रिलेटेड, चापरे वायरस से रिलेटेड, जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अब आगे की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर अब बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करेंगे। सरकार प्लान कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कि ये नेशन वाइड लॉन्च करेगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, यानी कि पूरी कंट्री के लिए अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये नया डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री के सिटीजन्स को अफोर्डेबल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, यानी कि सस्ते दाम में मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इंडिपेंडेंस डे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, और पायलट बेसिस पर इसको लॉन्च किया गया था। यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ की है, लद्दाख की, दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, तो यहां पर पायलट बेसिस पर इसको लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग में। अब कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन के क्या फीचर हैं? तो देखो, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राइट। तो यहां पर डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, ई हेल्थ पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि डिजिटली जो है वो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कैसे डिजिटली लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी? तो देखो, डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं। जैसे अगर हम लोग रिमोट एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, गांव क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं। बट इसके चलते, इस मिशन के चलते, अगर किसी को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से अगर कंसल्ट करना है तो भी वो इंसान ऑनलाइन कंसल्ट कर सकेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या देखने को मिलेगी, इसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे ही गाइस हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर जो है वहां पर रिसेप्शन से पर्ची कटती है, फिर पर्ची कटने का डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर वो कंसल्ट करते हैं और फिर वो अपने पर्चे पे लिखते हैं हमारी पूरी डिटेल्स वगैरह कि हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, राइट। बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस, जैसे मैं हूं, मैं अपना केस की बात करूं तो मेरे पास जो मेरे हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो पिछले मेरे 12 साल से मैंने रखना अपने शुरू किए। हालांकि मेरे पापा तो पहले से रखते थे, बट मैंने खुद ने रखना अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स 12 साल से शुरू किए। यानी कि जिस भी डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूं, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज का डॉक्टर, अगर मैं उसको दिखा रहा हूं तो मैंने वो पूरी फाइल मेंटेन करके रखी हुई है। बट वो इतनी बड़ी फाइल जो रहती है गाइस, तो उसको कैरी करना हर जगह पॉसिबल हो नहीं पाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, काफी सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की फाइल्स वगैरह, यानी कि अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन नहीं करते हैं। अब सरकार कर रही है ये वाली चीज। सरकार हमें अब आने वाले समय में एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएगी, ये सभी सिटीजन्स के लिए होगा। ये कार्ड अगर हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो उस हॉस्पिटल में, जैसे कि हम जब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना हॉस्पिटल जाके, तो हमें सिर्फ इस कार्ड का नंबर देना होगा। वो हॉस्पिटल जो है वो अपने डेटाबेस पे इस नंबर को डालेंगे और हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है, यानी कि इस कार्ड के थ्रू जिस भी हॉस्पिटल में मैं जाऊंगा, जहां पर भी इलाज कराऊंगा, जो भी चीज हो रही है, यानी कि मेरे इलाज में जो भी रिपोर्ट्स हो रही है या जो भी जिस मेडिसिन वगैरह दी जा रही है, वो पूरी चीज इसमें रिकॉर्ड की जाएगी इस डेटाबेस में। जिससे कि क्या फायदा होगा मुझे, कि कल को मैं अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल जाता हूं, किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करता हूं, तो उनको मुझे पूरी डिटेल में अपनी
हेल्थ रिकॉर्ड्स को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ इस नंबर से वो अपनी स्क्रीन के सामने मेरा पूरा पास्ट का हेल्थ रिकॉर्ड देख सकेंगे। कितनी बेहतरीन चीज है ये, है कि नहीं? तो ये चीज होने वाली है आने वाले समय में, और ये होगी किसके तहत? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। तो चलिए अभी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, इस मिशन के फीचर्स को देखते हैं। तो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा हर एक इंडियन सिटीजन को। इनको यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा, डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये डॉक्टर्स वगैरह इनको आइडेंटिफाई करेंगे, और हेल्थ फैसिलिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है तो उसमें ये फायदेमंद होने वाले हैं, राइट। और ये स्कीम जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, डिजी डॉक्टर होंगे, यानी वही चीज ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर्स के साथ, वो यहां पर होगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी, राइट। यहां पर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री का मतलब कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पूरे मेंटेन रहेंगे। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। ई फार्मेसी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जो है वो दवाई वगैरह मंगवा सकते हो। ई फार्मेसी इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। टेलीमेडिसिन, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, डिजी डॉक्टर के साथ ही हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है, राइट। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये डिजाइन कर रही है, बिल्ड कर रही है और रोल आउट करेगी कि कैसे इस मिशन को इंप्लीमेंट किया जाना है। तो मिशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो बॉडी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। और कोर बिल्डिंग ब्लॉक इस मिशन का क्या है? वो है हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। वही चीज जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी कि पहली बात तो डॉक्टर से कंसल्टेशन हो पाएगा रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों का। स्पेशलिटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके साथ कंसल्ट कर सकेंगे। तो यहां पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी लोगों को, राइट। बट अगर देखो इलाज वगैरह कराना है, ऑपरेशन वगैरह होना, तो डेफिनेटली तो जाना ही पड़ेगा। बट क्योंकि अभी इतने हम लोग एडवांस नहीं हुए कि हर जगह हमारे रोबोटिक्स है। हालांकि आज की डेट में ऐसी फैसिलिटी भी आ चुकी है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है कि डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने से कहीं पर भी इलाज कर सकते हैं रोबोटिक्स के माध्यम के थ्रू, राइट। बट हमारे यहाँ इतना ज्यादा भी है नहीं, बट आने वाले समय में हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी जो चीज है वो ये है कि स्पेशलिटी वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एक्सपर्ट जो होते हैं, उनके साथ रूरल एरियाज में बैठे हुए लोग जो है वो कंसल्ट कर सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारा रिकॉर्ड्स बनेगा, हेल्थ का रिकॉर्ड, राइट। हेल्थ आईडीज बनेंगी, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट हाँ, इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, कुछ कॉन्स भी हैं इसके, राइट। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर ये हेल्थ रिकॉर्ड अगर चोरी हो जाता है, लीक हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि देखो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी, और पहली बात तो ये हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, ये बहुत ही पर्सनल होती है इंडिविजुअल की। हर कोई इंडिविजुअल बताता नहीं है कि उसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स है ओपनली। और दूसरी बात क्या होता है कि किसी को कौन सी बीमारी है, किसी को कौन सी एलर्जी है, तो ये सब चीजों के बारे में अगर किसी को जानकारी मिल रही है और कोई आपके साथ अगर बुरा करना चाहता है, तो आपकी जो बीमारी की जड़ है, जैसे आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा और लिटरली ये चीज होती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी के साथ बुरा करना चाहता है, मारना चाहता है उसको, या कुछ भी उसकी तबीयत खराब करवाना चाहता है, तो वो देखेगा कि उसका हेल्थ कंडीशन कैसी है। हेल्थ कंडीशन उसका, अगर उसको सामने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा रिकॉर्ड मिल जाए, डेटाबेस मिल जाए, तो फिर स्थिति खराब कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जो है एक बड़े क्राइम को काफी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो। क्योंकि ये चीज इस आर्टिकल में नहीं लिखी है कि मैं आपको अलग से बता रहा हूं, आप कहीं पर मेंशन भी करो, क्योंकि ये सब चीजें जो है उसको आप रिलेट करोगे। जितनी भी डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड चीजें आती है ना, उसको आपको रिलेट किसके साथ करना है? सिक्योरिटी के साथ, डिजिटल सिक्योरिटी के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ। इससे आपको रिलेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आज की रेट में अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, हम उस पर काम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट लूप होल्स है बहुत ज्यादा आज की रेट में, और लूप होल्स तो लगातार होते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, उसी तरीके से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे कि हैकर्स, वो भी एडवांस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो साइड बाय साइड हम लोग को भी अपने मैकेनिज्म को काफी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना चाहिए। बट आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी वाले क्लॉज को डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, कहीं भी लिख लो। साइबर सिक्योरिटी भी आपको इस चीज से रिलेट करना है, क्योंकि किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है, और आपको दोनों पता होना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पर। आने वाले समय में जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको पता होना चाहिए इसके फायदे ये हैं, तो इसमें क्या नुकसान है, राइट। फायदे तो बहुत सारी चीजों के बहुत मिल जाएंगे, बट नुकसान पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज की अभी तैयारी कर रहे हो, आप कल को जाके आईएएस आईपीएस बन जाओगे, फायदेमंद चीजें तो आपको बहुत मिलेंगी, बट फायदेमंद चीजों में प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो बेसिकली आप लूप होल्स
को बचा पाओगे, यानी कि लूप होल से बच पाओगे, राइट। बड़ी प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, उससे आप पहले ही कंट्रोल कर लोगे उस प्रॉब्लम को, क्योंकि आप वो लूप होल आइडेंटिफाई कर लोगे, आप वो कॉन्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, वो डिसएडवांटेज को आइडेंटिफाई कर लोगे। और यही डिमांड होती है इस एग्जाम की कि जो भी इंडिविजुअल इस एग्जाम को लिख रहे हैं वो अपने आंसर में प्रोज भी लिखें प्लस कॉन्स भी लिखें कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, राइट। और फिर एक कंक्लूजन के तौर पर ये चीज बताएं कि अपन को अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है इस पर्टिकुलर मतलब ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसके पर्सपेक्टिव से साइबर सिक्योरिटी। बाकी दूसरा आंसर आप लिखेंगे तो जो आंसर यानी जो क्वेश्चन जैसा आंसर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, राइट। क्योंकि यही सब चीजें हैं जो देखी जाती है आपके आंसर्स को चेक करते समय। इसलिए तो बोलते हैं कि नॉलेज सभी को है, राइट। नॉलेज सभी को है, सिलेबस सभी के पास है, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे हैं, बुक्स सबके लिए सेम है, रिसोर्सेज सबके लिए सेम है, बट मार्क्स में डिफरेंस कहां होता है? वो यही होता है कि आपका आंसर जो बनना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, एक ऑफिसर लाइक आंसर बनना चाहिए कि जैसी डिमांड है इस एग्जाम की। डिमांड यही है ना, फायदे भी हो देखो, नुकसान भी देखो, और नुकसान को कैसे रिजॉल्व करना है उस पर भी थोड़ी बात करो, तो वो ही एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये वाली बात हो गई। तो इसमें ये जितने भी जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, हेल्थ आईडी कार्ड्स, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये पूरी की पूरी ओन्ड, ऑपरेट और मैनेज की जाएगी या मेंटेन की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी मौजूद होंगे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट मेन जो चीज है वेरिफिकेशन की कोर एक्टिविटीज जो है उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा, राइट। और हर एक इंडियन को ये हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस मिशन के तहत, जहां पर उनके पूरे मेडिकल डिटेल्स जो है वो स्टोर करके रखे जाएंगे, इंक्लूडिंग कि डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन, उनका ट्रीटमेंट, उनकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, उनकी डिस्चार्ज समरीज, यानी कि सब कुछ। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो और फिर वहां से जब बाहर निकलते हो तो हॉस्पिटल जैसी स्टेप रखोगे हॉस्पिटल में, जो जो चीज हो रही है हॉस्पिटल के अंदर आपके साथ, वो पूरी चीज इसमें रिकॉर्ड की जाएगी, राइट। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही सिटीजन जब एंटर करेंगे हॉस्पिटल में तो उनको सिर्फ वन टाइम एक्सेस जो है वो इस डेटा का प्रोवाइड कराना होगा डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्रोवाइडर्स को, राइट। और फिर वो इस डेटा के थ्रू आपकी पास्ट रिकॉर्ड जो है वो देख लेंगे और नए रिकॉर्ड जो है यानी कि जो बन रहे हैं वो इसमें चढ़ा देंगे, राइट, ऐड कर देंगे। और इस मिशन से क्या फायदा होगा तो ऑलरेडी आप सभी लोग अभी तक तो जान ही चुके होंगे कि एक तो ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा लोगों को, राइट, दूर दराज, क्योंकि वहीं पर ही उनको मिल जाएगा। यानी कि ये जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में अस्पतालों के चक्कर वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे, अच्छे डॉक्टर को ढूंढने में उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल जाकर नहीं देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब डिजी डॉक्टर्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका रिव्यूज वगैरह भी होगा वहां पर, राइट, लोगों के द्वारा, लोग बाग भी कमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे कि कैसे डॉक्टर हैं, तो उसको देख सकते। देखो इसको सिंपल ऐसे समझो कि आप जो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से जो शॉपिंग करते हो, तो आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट देखने के बाद क्या करते हो, उसको रिव्यू देखते हो, तभी उस प्रोडक्ट को फिर आप ऑर्डर करते हो, है कि नहीं। तो ये चीज देखी जाती है। तो वैसे ही डॉक्टर के केस में भी आजकल हालांकि देखने को मिलता ही हम लोग को, जैसे कि जस्ट डायल वगैरह हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जस्ट डायल में एक बार उसकी वो चेक कर लेते हो कि कैसा रिकॉर्ड है डॉक्टर का, उसकी मतलब रिव्यूज कैसे हैं उसके, तो वो भी देखे जाते हैं। तो ऐसी चीज यहाँ पर भी नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी। सिटीजन जो है उनको थोड़ी सी आजादी मिल जाएगी डॉक्टर को खोजने के लिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, राइट, ये सब चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका रिकॉर्ड्स होगा, मतलब एक अच्छी प्रॉपर तरीके से मैनेज रहेगा उनका रिकॉर्ड। बट हाँ, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। चलो एनीवेज, ये था पूरा वो टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब अपन पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। जो सबसे पहली न्यूज है पेपर 3 की, वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म्स के बारे में, निजी क्षेत्रक बैंक सुधार के बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी को सेटअप किया था। ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप था और ये बेसिकली जो ओनरशिप गाइडलाइंस है और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इंडिया के अंदर, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए ये कमिटी, इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाई गई थी। और इसको हेड किया था प्रसन्ना कुमार मोहंती के द्वारा, जो कि डायरेक्टर हम लोग को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये चीज याद रखना, मोहंती कमेटी, मोहंती कमेटी किससे एसोसिएटेड है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा। और ये कमेटी को कहा गया था कि इसको जांच करनी है कि बैंक्स का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, और बैंक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही हैं, और किस प्रकार के उसके रूल्स हैं बैंक के, कैसे ऑपरेट कर रही है वो, राइट, और रिव्यू किया जाए उनके नॉर्म्स को,
राइट, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग के स्पेसिफिकली कि उस बैंक के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस प्रकार के हैं, कितने शेयर होल्डर हैं, क्या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो बड़ी पोजीशन पर तो नहीं है उस बैंक के अंदर, क्या, क्योंकि देखो क्या होता है कि बड़े बड़े घोटाले आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी को लाया गया। राइट, अब ये मैंने पिछले पास्ट में देखा, नीरव मोदी की बात करें या विजय माल्या की बात करें, तो आप जानते हैं बड़े बड़े घोटाले ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर हुए हैं, तो उनको रोकने के लिए इस प्रकार के घोटाले को यहां पर बैंक्स के अंदर चेक किया जा रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, कि कोई शेयर होल्डर ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा बैंक के अंदर जिसके शेयर्स हैं और वो कहीं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह तो नहीं है जिससे कि वो अपने शेयर होल्डर के नाम पर बैंक से कुछ अलग से प्रॉफिट वगैरह निकाले या कोई मतलब लोन्स वगैरह ले ले तो बाद में चल के बैंक को एनपीए कर दे, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। राइट, तो इन पर मेनली फोकस किया जा रहा है आज की डेट में, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की जांच करने के लिए कहा गया था। राइट, और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग बैंक्स के अंदर जो है तो उसके लिए कैसे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स जो है वो बैंक के अंदर है तो उसको देखा जाए। राइट, इसके अलावा जो ग्रुप है उसने रिसेंटली अभी अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करी है, तो इनकी रिकमेंडेशन भी देखते हैं कि ग्रुप ने क्या कहा है, ये इस कमेटी ने क्या कहा है। तो देखिए यहां पर पहली बात तो ये बताया गया कि जो प्रमोटर्स के जो शेयर्स होते हैं, यानी कि जो बैंक के प्रमोटर यानी कि बैंक के जो इन्वेस्टर होते हैं स्पेशली जो बैंक को खड़ा करते हैं, तो उनके जो प्रमोटर हैं उसकी लिमिट को, यानी कि वो कितने शेयर्स अपने पास रख सकते हैं, कितने परसेंट शेयर अपने पास रख सकते हैं, तो उसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ाया गया। राइट, पहले जो था ये 15% पर था और अब इसको बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। इसके अलावा लार्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं बैंक के अंदर, तो इसमें यह फोकस किया जा रहा है कि इनको तभी प्रमोटर के तौर पर अलाउ किया जाएगा जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट आएगा। ये स्पेशली इसलिए किया गया, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो या लार्ज कॉर्पोरेट जो है वो बैंक के साथ एसोसिएट नहीं होने चाहिए। उनकी पोजीशन जो है बैंक के अंदर वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर की लिमिट के अंदर हो सकती है, कि जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कि इतने ही परसेंटेज जो है वो एक इंडिविजुअल बैंक के शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं, तो वो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर वो रह सकते हैं, बट वो प्रमोटर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अगर प्रमोटर बनेंगे तो वो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर बैंक के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर भी अपनी बातचीत कर सकते हैं और फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो बैंक को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि बैंक जो है उससे लोन्स वगैरह लेकर बैंक को एनपीए कर सकते हैं या दूसरे फायदे जो है वो निकाल सकते हैं बैंक से। तो इस पर रोक लगाने के लिए बेसिकली ये चीज यहां पर स्ट्रिक्टली की गई है। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा बैंकों के अंदर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो होता है बैंक का, तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए और बेहतर किया गया है सुपरवाइजरी मैकेनिज्म को। राइट, साथ ही साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं या फिर जो कॉर्पोरेट हाउस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनके पास एसेट साइज 50,000 करोड़ या उससे ऊपर का है और वो चाह रहे हैं कि अपनी एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट करना, तो वो चीज उनके लिए पॉसिबल हो सकेगी। बट ये चीज है कि उनको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो कंपनी है, वो 10 साल तक वो अंडर ऑपरेशन होनी चाहिए, यानी कि वो 10 साल का उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो ऑपरेशन में है 10 साल के लिए। साथ ही साथ और भी कुछ क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं जो कि उनको फॉलो करना होगा। राइट, बट बाकी ये 10 ईयर्स जो होगा उनका ऑपरेशन, यानी कि जब 10 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद अगर उनका जो एसेट साइज है 50,000 करोड़ या उसके ऊपर का है, तो फिर उनको बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट, कि वो बैंक जो है वो प्रॉपर बन सकता है, यानी कि बैंक में कन्वर्ट हो सकता है वो। इसके अलावा जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ऊपर लिमिट लगाई गई है, जो यूनिफॉर्म लिमिट है कि 15% से ज्यादा वो शेयर जो है वो बैंक के परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स की बात करें हम लोग, कि पेमेंट बैंक्स जो है जो कि चाह रहे हैं कि अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना, तो उनके पास 3 साल का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, राइट, अंडर ऑपरेशन का। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स अगर ये चाह रहे हैं अपने आप को बैंक में, यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना, तो यूनिवर्सल बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके तहत उनके पास एक नेट वर्थ होनी चाहिए प्रॉपर, यानी कि एक एसेट उनके पास होना चाहिए, तो वो एसेट अगर उनके पास 6 सालों के अंदर अंदर हो गए तो ठीक है, राइट, यानी कि 6 ईयर के पीरियड में हो गए तो ठीक है। या फिर अगर वो बैंक 10 साल से अंडर ऑपरेशन, यानी कि पेमेंट बैंक की बात करें या स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर वो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है और उन्होंने जो एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है बैंक में, बैंक बनने के लिए, बैंक में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो चीज अगर वो फुलफिल करेंगे तो उनको जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई, हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आगे की बात करें कि मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट एक नए बैंक के लाइसेंस की जो होनी चाहिए, उसको पहले 500 करोड़ हुआ करता था, उसको बढ़ाकर
1,000 करोड़ कर दिया गया है, राइट, कि एक नए बैंक के लाइसेंस के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो अब 1,000 करोड़ रुपए की गई है, राइट। और इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पहले 200 करोड़ रुपए में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलता था, यानी कि कैपिटल रखने के लिए कि सामने वाले के पास 200 करोड़ का कैपिटल होगा तब उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिल जाता था लाइसेंस। बट अब सामने वाले को 300 करोड़ का कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखना होगा, तभी उनको मिलेगा। और यूनिवर्सल बैंक्स के लिए जो सभी नए लाइसेंस जो इशू किए जाएंगे तो वो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को प्रेफर्ड स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है उस केस में जहां पर जो इंडिविजुअल प्रमोटर्स जो होते हैं, जो प्रमोटिंग एंटिटीज यानी कि जो कंपनीज होती हैं बैंक्स की प्रमोटिंग कंपनीज, या फिर जो कन्वर्टिंग एंटिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, कन्वर्टिंग कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनके पास जो दूसरी ग्रुप्स होते हैं यानी कि दूसरी कंपनीज इनके पास मौजूद होती हैं, यानी कि जो भी प्रमोटर सिंपल तौर से बैंक का वो उसके पास अगर कोई दूसरी कंपनी है, कोई दूसरा ग्रुप अगर है उसके पास, तो उसको प्रिफर्ड स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा जो बैंकिंग नॉर्म्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। इसमें मेनली बस आपको ये चीज जाननी थी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर जो रिफॉर्म लाया गया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज तो मोहंटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट, कि मोहंटी कमिटी या मोहंटी इंटरनल वर्किंग ग्रुप हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो एज अ प्रमोटर के तौर पर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं बैंक्स के अंदर, तो उनको बेसिकली उनके ऊपर लिमिट लगाई जा रही है कि वो यहां पर ना हो, ये मतलब इस टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह या फिर ऐसे कोई लोग जिनकी ऑलरेडी कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, राइट, तो उनको यहां पर अलाउ नहीं किया जाता है, जा रहा है कि वो प्रमोटर के तौर पर यहां पर आए, तो उनके ऊपर थोड़ी लिमिट लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिससे कि फ्रॉड्स वगैरह ना हो, फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह बैंक्स के अंदर, कोई जो है वो अपने पर्सनल काम के लिए या पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए बैंक्स वगैरह का मिसयूज ना करे, राइट, गॉट इट। तो ये चीज है। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख कर बताइए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एनसीईआरटी के टेस्ट में भी इसके बारे में पूछा था आप लोगों से, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लोकेशन बताइए। तो बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है। पहले 50 एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन जो है वो लाए गए हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और मेजर नेशनल हाईवेज में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, यानी कि 50 एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन, यानी कि जहां पर एलएनजी आप डलवा सकते हो गाड़ी में, तो ऐसे स्टेशन 50 स्टेशन पहली बार जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर लाए गए हैं और मेजर नेशनल हाईवेज पर देखने को मिल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो सेटअप कर रही है एलएनजी स्टेशंस को 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर ये हम लोग को नजर आएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, और अगले 3 सालों के अंदर ही अंदर 1000 ऐसे एलएनजी स्टेशंस को लाया जाएगा। आप कह सकते हो एलएनजी पेट्रोल पंप नहीं, एलएनजी पंप को लाया जाएगा, आप कह सकते हो, जहां पर सभी मतलब 1000 ऐसे एलएनजी स्टेशन जो सभी मेजर रोड्स, इंडस्ट्रियल हब्स और माइनिंग एरियाज पर नजर आने वाले हैं आने वाले समय में। और ये जो 50 एलएनजी स्टेशन सेटअप किए जा रहे हैं, ये हमारी कंट्री की जो मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और भी जो कंपनीज हैं, तो उनकी पार्टनरशिप के थ्रू ये किया जा रहा है, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें एलएनजी की स्पेशली, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस ही हम लोग को देखने को मिलती है। ये एक नेचुरल गैस है, इसमें ज्यादा मात्रा में मीथेन CH4 यानी कि हम लोग को देखने को मिलती है, और ईथेन का मिक्सचर इसमें हम लोग को नजर आता है कुछ, राइट। और इसको जो है वो ठंडा किया गया है और इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है, जिसके चलते इजिली जो है वो नॉन प्रेशराइज्ड स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो इसका किया जा सके, इसलिए इसको लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो बनाया गया है। और एलएनजी की बात करें गाइस, तो ये 40% तक सस्ती होती है डीजल से। डीजल की जो आज की रेट में प्राइस है उससे 40% सस्ती ये एलएनजी नजर आती है, देखने को मिलती है। और ना ही सिर्फ सस्ती, ये एनवायरमेंट को भी कम पल्यूट करती है एज कंपेयर टू डीजल। और अगर इसका उपयोग हम लोग ट्रक्स वगैरह में करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, ट्रक्स में जो डीजल डलता है उसकी जगह अगर हम लोग एलएनजी का उपयोग करेंगे तो सल्फर ऑक्साइड का एमिशन 100% तक खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन जो है वो 85% खत्म हो जाएगा। तो ये फायदेमंद है काफी ज्यादा एनवायरमेंट के लिए। तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस इस न्यूज में बात करेंगे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। तो बताया जा रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया है एक कंपोनेंट के तौर पर वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के, यानी कि वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में अब IRNSS भी शामिल है कि इंडियन ओशियन रीजन पर कोई भी अगर ऑपरेशन होगा, राइट,
तो वो जो ऑपरेशन जो कंडक्ट किया जाएगा जिसमें वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो उस ऑपरेशन में हमारी IRNSS जो है वो मदद करेगी इंडियन ओशियन क्षेत्र पर नेविगेशन पर्पस के लिए, नेविगेट करने के लिए। यानी कि जो भी जहाज है, पानी का जहाज, शिप है, वो अगर इंडियन ओशियन रीजन पर गुजरते हैं तो IRNSS जो है ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, उनको नेविगेशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये वाली चीज है इसमें। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है हमारे इस सैटेलाइट सिस्टम को, राइट। और इसके तहत जो मर्चेंट वेसल्स वगैरह होते हैं, यानी जो शिप्स वगैरह जो होती हैं, वो इसका IRNSS का उपयोग करेंगी बेसिकली पोजीशन इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। जैसे कि जो जीपीएस का उपयोग करते हैं ना, सेम वैसा ही है कि जीपीएस और ग्लोनास का जो उपयोग किया जाता है, GLONASS का, तो अब IRNSS का उपयोग किया जाएगा इंडियन ओशियन रीजन पर नेविगेशन पर्पस के लिए, पोजीशनिंग पर्पस के लिए। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि जो एरिया है 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का, 55 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड का, 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का और 110 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड का, तो इस क्षेत्र पर जितनी भी शिप्स वगैरह हैं तो वो हमारे IRNSS का उपयोग करके पोजीशनिंग जो है वो कर पाएंगे, यानी कि लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, राइट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जैसे IRNSS, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको डेवलप किया है इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है जिसके चलते एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके, स्पेशली जो शिप्स वगैरह नेविगेट करती हैं इंडियन ओशियन वाटर्स पर, तो उनको जो है वो लोकेशन मिल सके। और इंडिया चौथी कंट्री बन गई है पूरे दुनिया भर में जिसके पास एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो कि इसका WWRNS का पार्ट है, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का पार्ट है। और दूसरी जो 3 और कंट्री है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इसी चीज के लिए, वो है USA, रशिया, चाइना, और चौथे नंबर पर अब इंडिया आ गई है, याद रखिएगा, राइट। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और होपफुली मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आप नए आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कीजिए, और लेक्चर को गाइस शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जाइएगा नहीं, मैं कुछ आपको होमवर्क्स दे रहा हूं। तो गाइस इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करती है पार्टी सिंबल्स को, तो इस टॉपिक को मैंने आप लोग को 16 अक्टूबर 2020 को पढ़ाया हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर UAPA के बारे में आपको पढ़ना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में 19 सितंबर के लेक्चर को देखिएगा, इसमें पढ़ाया हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन के लिए गाइज आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी अपना एक टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स ग्रुप का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से भी एक चैनल है टेलीग्राम पर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। और मंथली PDF पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगी, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। मिनिमम फीस इसकी 100 रुपीज पर मंथ की है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं, वीकली लेक्चर के कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको इसका सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। और प्रीवियस मंथ्स की भी अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। उनसे रिलेटेड भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, 9713282838 नंबर है, कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम करके या SMS करके मुझसे इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, जो भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो। वैसे कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम करने का अगर पॉसिबल है तो, अगर टेलीग्राम नहीं है आपके पास तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दीजिएगा, राइट। क्योंकि SMS में क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ी काफी बार कुछ मीडिया वगैरह इमेजेस वगैरह भेजनी होती है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें, राइट। तो इसलिए टेलीग्राम कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और फेसबुक पे मैसेज कर देंगे वो ज्यादा बेटर है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, पेड कोर्स परचेज करना है उससे रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। मैं विद इन 24 आवर्स आपको डेफिनेटली 110% रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और चलो फिर आप अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।